जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट टू कंफर्म कि हम लोगों ने आज चीफ एग्जेक्टिव शुरू करना है, पीछे हमारा कोई आर्टिकल रहता तो नहीं है और मुझे उम्मीद थी कि हाफिज हामिद साहब का हाथ खड़ा हो जाएगा। जी हाफिज साहब कंफर्म कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर जी आपने पढ़ा दिया, 4.5 वहां से स्टार्ट करना आपने। अच्छा जी 4.5 पे नो टू जाइएगा। इंगेज इन कम्पिटिंग अभी अभी बिजनेस। म्यूट ना करो, अभी म्यूट ना करो, हौसला करो क्यूम साहब, एकदम क्यूम साहब। 4.5 पे 4.5 क्यूम 3.8 पे चले गए। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हो गई, रिमूवल हो गया था। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने पढ़ लिया था। नॉट टू एंगेज इन द कंपीटिंग बिजनेस। हाफिज यहाँ से यस शुरू सर, करना है। बिल्कुल सर। असलान अनवर का भी हाथ बिल्कुल। रेज हो रहा है, उससे भी पूछ लें वो क्या कहना चाहते हैं। जी असलान अनवर साहब। जी सर, यहाँ से ही शुरू करना है 4.5 से। चलो जजाकल्लाह खैर जी, शुरू करते हैं फिर। म्यूट कर दें। अच्छा सर, आप चीफ एग्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे और हमने चीफ एग्जेक्टिव के पढ़ते वक्त लास्ट टाइम चीफ एग्जेक्टिव को लाना और चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना सीखा था। आज उसी के कुछ हमारी जेली, हमारी कुछ और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजंस हैं, उसको देखेंगे। नॉट टू एंगेज इन द कंपीटिंग बिजनेस। कहते हैं जनाब, इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी या चीफ एग्जेक्टिव, उसका स्पाउस, उसके माइनर चिल्ड्रन। बार बार ये बात करता हूं, ये जरूर देखना है कि रिस्ट्रिक्शन किन लोगों तक के लिए है, ये बात आपको याद रखने वाली है। हमें भी भूल जाती है बहुत दफा, क्योंकि जाहिर सी बातें इतनी सारी बीच में ये सर्विस की आ जाती हैं लिमिटेशन। तो ये बात वाकई मुश्किल है, लेकिन ये याद रखनी पड़नी है। इन केस ऑफ अ कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, चीफ एग्जेक्टिव, उसका स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि वो उन कामों में, उस कारोबार में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो कि कंपनी के बिजनेस से compete करे। और वो कौन सा बिजनेस? इन विच ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव या विद द बिजनेस ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो ना तो उस पब्लिक कंपनी, यहाँ पे लिस्टेड की बात नहीं कर रहा, पब्लिक कंपनी, ना तो उस पब्लिक कंपनी के सेम कारोबार के अंदर, ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव, ना ही उसकी बेगम, ना ही उसके माइनर बच्चे, यानी कि उसके बहन भाई निकाल दिए हैं, यानी कि उसके मेजर किड्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव, स्पाउस और उसके माइनर चिल्ड्रन को मना किया गया है कि वो सेम कारोबार नहीं कर सकते जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुद कर रही है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कर रही है। Every person who is appointed as chief executive is required to disclose to company in writing the nature of business and his interest therein। और चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी अपॉइंट होगा उसको बताना पड़ेगा कंपनी के अंदर कि वो किस किस्म के बिजनेस में इन पर्सनल कैपेसिटी इन्वॉल्व है, अगर कोई उसका बिजनेस एग्जिस्ट करके चल रहा है, और उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है। सो उस चीफ एग्जीक्यूटिव को उस बिजनेस से एक तो उसको प्रोहिबिट कर दिया गया कि तुम ये कर नहीं सकते, और फिर जो भी वो बिजनेसेस कर रहा है उन बिजनेसेस की भी नेचर उसको अपनी कंपनी को इन राइटिंग बतानी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी हद तक ही नहीं, बल्कि अपने स्पाउस और अपने माइनर चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर सेम सेक्शन की कंटिन्यूशन लेकर चल रहे हैं। तो उसको बताना है कि वो कौन कौन से बिजनेस कर रहा है और किन किन बिजनेस में उसके इंटरेस्ट एग्जिस्ट करके चलते हैं। फारिया लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग का और पोर्टल्स की सेल का। फारिया लिमिटेड प्लान कर रही है कि वो गुलमहर को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। इंटरव्यू में गुलमहर ने बताया बोर्ड को कि उसका बेटा सुल्तान जो कि ग्रेजुएट है, उसने भी एक अपनी यही कंपनी बनाई हुई है। गुलमहर ने भी बताया बोर्ड को कि वो उसको बाज मौकों पर टेक्निकल असिस्टेंस देता है। अब यहाँ पे आप नोट करके चलें कि ये जो बिजनेस है ये खुद देखा, वैसे तो हमने कह दिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे नोट करके चले कि ये जो उसका बेटा है ये माइनर चिल्ड्रन नहीं है, तो इसलिए वो माइनर चिल्ड्रन का चूंकि हमारे पर प्रोहिबिशन थी और ये बच्चा जो है ये ग्रेजुएट है और अपना कारोबार इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो इस चीज की प्रोहिबिशन तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज फिर भी बतानी जरूरी है जो उसने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दी कि वो उस कारोबार को खुद बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वो बन जाएगा तो फिर भी वो उसको असिस्टेंस देके चलता है। तो ये डिस्क्लोजर उसने जरूर वहां पे प्रोवाइड कर दिया। तो चूंकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ उसकी स्पाउस के ऊपर है, उसके माइनर चिल्ड्रन के ऊपर है, जबकि गुलमहर का जो बेटा है वो माइनर नहीं है, इसलिए वो एलिजिबल है कि आप उसको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकते हैं। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हामर टेक्सटाइल ने, एक लिस्टेड कंपनी ने, मिस्टर इमरान का नाम प्रपोज किया चीफ एग्जीक्यूटिव में। मिस्टर जमाल जो कोई दूसरा शख्स था उसने कहा कि हम इसको चीफ एग्जीक्यूटिव इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक और दूसरी कंपनी का, उसका नाम फहद टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड है, और वो उस बिजनेस के अलावा वो ब्रोकरेज के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात कि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब इन तीनों बातों पर हमने कमेंट करना है कि तीनों में से कौन कौन सी बातें जायज हैं। तो भाईजान, जहां तक वो बात पहली आती है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हमारी कंपनी का अपॉइंट होने लगा है,
और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पॉइंट होने के साथ हमें पता है कि जो हमारा बिजनेस है उसी की सेम नेचर के बिजनेस का वो एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, यहाँ पर उसकी वाइफ लिखा हुआ है, मैं गलती में पढ़ गया हूँ, वाइफ कहा उसने, लिस्टेड द नेम अपॉइंटेड एज वेल द मिस्टर मिसेस इमरान, सही, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। उसकी जो बीवी थी, उसकी जो बीवी है, हम मिस्टर इमरान को अपनी किताबों में चीफ एग्जीक्यूटिव रखना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जो बीवी है वो एक और कंपनी जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर ये कंपीटिंग बिजनेस आ गया, इसलिए हम उसको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं कर सकते, चूंकि यहाँ पर कंपीटिंग बिजनेस है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर यहाँ पर इस बात की मान्यता है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव खुद, उसकी बीवी या उसके माइनर बच्चे कंपीटिंग बिजनेस में हो तो हम उसको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरी जो उसने ऑब्जेक्शन लगाया, हम हर एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि हर ऑब्जेक्शन फर्क फर्क है। मोर ओवर, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर वो बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज के अंदर या उसकी स्पाउस उसका या में उसकी बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज में खुद इन्वॉल्व है, या उस और इज अ स्पाउस ऑफ पर्सन, या उसकी जो बीवी है वो ब्रोकरेज की कंपनी के अंदर डायरेक्टर या उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर कहता है कि एनी अदर पर्सन, देयरफॉर मिस्टर इमरान, जो कि उसकी यहाँ पर वो खुद ब्रोकरेज के बिजनेस में इन्वॉल्व है, और ब्रोकरेज के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शख्स ब्रोकरेज का कारोबार करके चलेगा तो वो लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकता। तीसरी बात उसने कहा कि जनाब ये चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते क्योंकि ये मेंबर नहीं है कंपनी का। ये गलत उसकी शर्त है, ये गलत बात है। हाँ, कोई भी शख्स जो कि मेंबर ना भी हो वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है, और जैसे ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा तो बाय ऑफिशियल वो डायरेक्टर बन जाएगा। हम ये बात पढ़ के आए थे कि नो डाउट कि ये शर्त लिखी गई थी कि डायरेक्टर के लिए कंपनी का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन उसमें हमें एक्सेप्शंस भी बताई गई थी, और उन एक्सेप्शंस में कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए या नॉमिनी डायरेक्टर के लिए मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप तीनों बातें देख सकते हैं। जहां तक तो उन्होंने जिक्र किया कि उसकी वाइफ है, तो हमने कहा जी बिल्कुल उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते। जहां तक उन्होंने कहा कि वो शेयर होल्डिंग के अंदर, ब्रोकरेज के अंदर खुद इन्वॉल्व है, तो यहां पर भी नहीं कर सकते। लेकिन मेंबर की शर्त के ऊपर हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, चूंकि एक शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है चाहे वो मेंबर है या मेंबर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अदर ऑफिसर्स का भी जिक्र किया जा रहा है, कुछ और ऐसे डेजिग्नेशंस भी हैं जिसके अंदर कंपनी का चेयरमैन और इसी तरीके से एक कंपनी सेक्रेटरी, उनके ऊपर भी हमें कुछ यहाँ पर गाइडलाइन अवेलेबल है। चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उनकी क्या हैसियत है, और चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी या चीफ अकाउंटेंट बाकी लोगों की क्या हैसियत है, उसके ऊपर लॉ हमें इसके ऊपर क्या प्रोवाइड करता है। कहता है जनाब, बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी की सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। लिस्टेड कंपनी के लिए 14 दिन के 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन आपने अपना एक चेयरमैन भी अपॉइंट करना है, और वो जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कि कंपनी का मुलाजम हो, जो कि कंपनी के साथ बकायदा तौर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो। ऐसा डायरेक्टर, ऐसे शख्स को हम चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर सकते। चेयरमैन सिर्फ ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जाएगा जो कौन है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बोर्ड को लीड करता है और इंश्योर करता है कि बोर्ड जो है वो अफेक्टिवली तौर के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारियां सर अंजाम करे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेयरमैन की तरफ से कंपनी और बोर्ड के किए हुए कामों पर एक रिव्यू आता है और देखा जाता है कि उन्होंने कितनी तुंदही के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। चेयरमैन का ऑफिस भी 3 साल के लिए ही होता है, और वो इन एलिजिबल और डिस्क्वालीफाई और रिमूव हो सकता है डायरेक्टर से। सो अगर वो, हम उस चेयरमैन को 3 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, लेकिन अगर वो रिजाइन कर जाए या उसको डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव कर दें या वो इनएलिजिबल हो जाए, तो फिर चेयरमैन का ऑफिस वकेट हो जाएगा। बोर्ड जो है वो चेयरमैन की जिम्मेदारियों और चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियों को बड़ी क्लैरिटी के साथ डिस्टिंग्विश करके एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा कमीशन में स्पेसिफाई द क्लासेस ऑफ कंपनी फॉर विच द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। कमीशन के पास इस बात की भी हैसियत है कि वो ये भी कर सकता है कि वो बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव उन दोनों को सेम ना होने दे। तो कमीशन इस बात को रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आज की डेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कमीशन को हमने ये पावर तकवीज कर दी है कि अगर वो चाहे तो वो कह सकता है कि लिस्टेड कंपनी के लिए उसका चेयरमैन और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव फर्क होना चाहिए। अगर वो नहीं कहता तो वो ये भी कह सकता है कि पब्लिक कंपनी के लिए, वो ये भी कह सकता है प्राइवेट कंपनी के लिए। तो ये पावर्स हमने कमीशन को प्रोवाइड कर दी हैं। इन नेटशल, चेयरमैन जो है 14 डेज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही एक डायरेक्टर चेयरमैन बन जाएगा। वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है और चेयरमैन, ये 2 डिफरेंट ओहदे हैं। चेयरमैन बोर्ड की परफॉर्मेंस को ओवरऑल देख के चलेगा, उसकी मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल है, और जो चेयरमैन
चेयरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोर्ड डिस्टिंग्विश करेगा कि यहां तक चेयरमैन लेके चलेगा और यहां तक चीफ एग्जीक्यूटिव लेकर चला करेगा। चेयरमैन से रिलेटेड एक एग्जांपल, एक बोर्ड है जी, उस बोर्ड के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो खालिद, दाऊद और रहमत हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास सलमान और आरिफ हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो फैश और काशिफ हैं, जिसमें से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से हमने एक फैश को हमने सीईओ बना लिया हुआ है। अब बताएं कि कौन कौन से डायरेक्टर्स जो हैं वो चेयरमैन फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो भाईजान याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो चेयरमैन बन नहीं सकता, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन बन नहीं सकता। तो फिर यहां पर क्या चीज आ गई, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सिंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव बिल्कुल बन सकते हैं। आई एम सॉरी। सो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं टेक्निकली वो भी कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे होते, उनकी भी स्टेटस वही होता है कि उनको भी किसी किस्म का कंपनी के साथ डायरेक्ट जो उनकी एंगेजमेंट है वो नहीं होती। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये है कि वो कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं होते। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है, कहता वो भी इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तो फिर हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन हुए, खालिद, दाऊद, रहमत, सलमान, आरिफ, अशरफ। इनमें से हमने किसी को अपॉइंट करना है। 14 डेज के अंदर अंदर हम अपना चेयरमैन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, और उसको हम 3 साल के लिए अपॉइंट कर लेंगे। और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं चेयरमैन की और जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां हैं, इसको बोर्ड डिसाइड करके चलेगा। चेयरमैन लेकिन इस बात के लिए कानूनी तौर के ऊपर लायबल है कि उसने अपनी रिपोर्ट ऑन द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो देनी होती है, और बोर्ड के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करना होता है। सो भाई जान, इसका मतलब ये हुआ कि जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से चेयरमैन नहीं चूज किया जा सकता, हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। और जो चेयरमैन है वो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से होगा या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से आप अपने चेयरमैन को अपॉइंट नहीं करेंगे। पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है जनाब कि वो अपना कंपनी सेक्रेटरी भी रखे। कंपनी सेक्रेटरी वो शख्स होता है विच इज बीइंग अपॉइंटेड टू परफॉर्म द सेक्रेटेरियल या अदर ड्यूटीज विच आर ऑर्डिनरी बीइंग परफॉर्म बाय द कंपनी सेक्रेटरी। वो कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी? जो कंपनी सेक्रेटरी के तहत काम करता है, एंड डिक्लेयर्ड एज सच हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विच में बी स्पेसिफाइड। और उसके लिए जरूरी है कि वो तमाम अपनी वो क्वालिफिकेशंस जो हैं उनको हासिल कर रखा हो, जो कि कमीशन ने उसके लिए सख्त कमीशन ने उसके लिए स्पेसिफाई की है। तो भाई कौन है कंपनी सेक्रेटरी? तो जवाब है कंपनी सेक्रेटरी को हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। बड़ा अच्छा जवाब है ये वाला। कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पांसिबिलिटी बेसिकली होती क्या है बेटा? वो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनी के सारे कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज करके चलता है, सारी की मीटिंग्स का रिकॉर्ड, सारी के सारी बुक्स ऑफ कंपनीज को, वो जो कंपनी के रजिस्टर्स हैं उसको देख के चलता है। जब भी कभी एससीसीपी है, जब भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और किसी ने कोई भी चीज बात करनी है, शेयर होल्डर ने कंपनी से कोई बात करनी है, तो वो किसके थ्रू करता है? कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू करता है। आप यूं समझ लें कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा ऑफिसर है जो ऑथराइज ऑफिसर है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी सिक्योरिटी, एससीसीपी ने, कमीशन ने, शेयर होल्डर ने कंपनी से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी चीज मांगनी है, कुछ भी कहना है, वो कंपनी सेक्रेटरी को ही कहना है, और कंपनी सेक्रेटरी ने ही कंपनी के बिहाफ पर जवाब देना होता है। A public company must have a company secretary, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी और वो स्पेसिफिकेशंस और उसकी वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं ये बोर्ड ने मेंशन कर दी हुई हैं, लेकिन चूंकि आपके यहाँ पर सिलेबस में डिस्कस नहीं तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो एक सेपरेट हमारा एक आर्टिकल है। मुझे यहाँ तक नजर तो नहीं आया, अगर कहीं आ गया तो पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। उसके पास कुछ एक्सपीरियंस और कुछ बाकी तमाम चीजों के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसने आपको मेंशन नहीं किया, लेकिन शेड्यूल आ चुका हुआ है इसका, हु कैन बी द कंपनी सेक्रेटरी, हु कैन बी द सीएफओ। तो वो चीजें जो है अभी आपके चूंकि सिलेबस में डिस्कस नहीं की गई तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को एक शेयर रजिस्ट्रार भी चाहिए। ये शेयर रजिस्ट्रार ये होता है जो कि शेयर्स का सारा रिकॉर्ड रख के चलता है। वो लिस्टेड कंपनी में तमाम शेयर्स जो हैं या कंपनीज के अंदर जो शेयर्स आपस में लेन देन और तमाम चीज़ें होती हैं, उसका बाकायदा तौर के ऊपर वो शेयर रजिस्ट्रार जो है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑल एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर डायरेक्टेड टू शेयर रजिस्ट्रार, और शेयर रजिस्ट्रार का नाम बता दिया जाता है। यहाँ पर बात क्लियर है, शेयर रजिस्ट्रार हैज टू बी एन
इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार। तो वहाँ हमारे पास पाकिस्तान के अंदर शेयर रजिस्ट्रार की इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हायर कर दिया जाता है। वो इंडिपेंडेंट कंपनीज जो हैं वो शेयर रजिस्ट्रार के तौर के ऊपर कंपनी के लिए काम करती हैं और अपना एनुअल मुआवजा लेती हैं। किसी ने भी जब लिस्टेड कंपनी में अपने शेयर बेचने हैं तो उन शेयर्स को पुराने शेयर होल्डर से अपने शेयर अपने नामों पर ट्रांसफर करवाना है। और इस काम के लिए आपने किसके पास जाना है? शेयर रजिस्ट्रार के पास। अब वैसे टेक्निकली स्पीकिंग सीडीसी आ चुका हुआ है, तमाम लोगों के जो शेयर्स हैं उनके रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करके तो सीडीसी के पास रखवा दिया हुआ है। सीडीसी खुद ही शेयर्स को चेंज कर देती है। लेकिन इवन देन जो शेयर रजिस्ट्रार का जिम्मेदारी है वो ये है कि जब हम किसी मीटिंग के लिए कहते हैं कि हमें लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर दो, तो शेयर रजिस्ट्रार सीडीसी का डाटा रिट्रीव करके बता देता है कि इस तारीख को ये लोग हमारे शेयर होल्डर्स थे। इसी तरीके के साथ जब भी कोई शेयर्स के मतलब शेयर की ट्रांसफर के मतलब ट्रांसक्रिप्ट ऑफ शेयर के मतलब बात होकर चलेगी, तो आपका अपॉइंटेड शेयर रजिस्ट्रार जो है वही उस चीज को डील कर सकेगा। बार ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल परचेज और सोल एजेंट, बड़ी अहम बात यह है कि कोई भी कंपनी चाहे वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अगर वो पाकिस्तान में कारोबार कर रही है तो अपना सोल एजेंट फॉर परचेज या सोल एजेंट फॉर सेल अपॉइंट नहीं कर सकती। ये बड़ी अहम बात है। हाँ, इस पे कोई शक नहीं है कि आप मल्टीपल परचेज एजेंट्स या मल्टीपल सेल एजेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोल एजेंट परचेज का या सोल एजेंट अपनी सेल का अपॉइंट किया तो इससे यूं लगता है कि वो शख्स आपकी कंपनी से फेयर कंपटीशन के बगैर सिर्फ अकेला एक शख्स फ्रंट पर आकर वो आपकी कंपनी से कोई नाजायज बेनिफिट जो है वो आपकी कंपनी से ड्रेन कर सकता है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन परचेज एजेंट या सेल एजेंट पे नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या परचेज के सोल एजेंट पे है, एक बंदे पर। चाहे वो कंपनी पाकिस्तान के इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, अगर वो अपना मेजर बिजनेस पाकिस्तान में कर रही है तो वो खुद से सोल एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती। अगर ये काम करना है तो जाएं कमीशन के पास, जाएं कमीशन को सेटिस्फाई करें और कमीशन अगर उसकी अप्रूवल दे देगा तो फिर आप अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, इस रूल की एक एक्सेप्शन अवेलेबल है। वो कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हैं उनको जरूरत नहीं है कि वो कमीशन से इस चीज की अप्रूवल लें कि हमने अपना सोल एजेंट अपॉइंट करना है। सिर्फ उस सूरत हाल में, सिर्फ उस हालात में अगर अपने कारोबार का मेजर हिस्सा उनका पाकिस्तान में नहीं है, उनका पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस का पोर्शन है वो बहुत माइनर सा है, तो फिर अब वो अपना सोल एजेंट अपॉइंट करना चाहें तो वो कमीशन के बगैर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं और उनका मेजर बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है तो उनको अपने सोल परचेज या सोल सेल एजेंट की अपॉइंटमेंट का राइट नहीं है, उसके लिए उन्हें कमीशन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंपनी पाकिस्तान से बाहर यानी कि फॉरेन कंपनी है और उसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, हाँ वो अपना सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो जनाब यहाँ पर ये छोटी छोटी हमारे सामने चीजें थी। हमने देखा कि इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करके चलें आज की डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो उसने हमें यहाँ पर सेक्शन 196 कहा। 196 में हमने ये देखा कि कोई भी कंपनी अपना सोल परचेज या सोल सेल एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती विद, चाहे वो पाकिस्तान रजिस्टर्ड हो या फॉरेन कंपनी हो, तावक्ते कि वो कमीशन से उसकी अप्रूवल ना ले ले। लेकिन अगर किसी कंपनी के बिजनेस का कारोबार का मेजर पोर्शन पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में बहुत थोड़ा सा उसका काम है तो वो सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है कमीशन की अप्रूवल के बगैर। ऐसे ही हमने कहा कि कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, इनके लिए मस्ट है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी वो ऑफिसर ऑफ कंपनी होता है जो कंपनी की तमाम कोरेस्पोंडेंस विद द एसईसीपी विद द शेयर होल्डर्स करके चलता है। ऐसे ही हमने पढ़ा कि लिस्टेड कंपनीज के लिए शेयर रजिस्ट्रार जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको आपने जरूर अपॉइंट करना है। ये शेयर रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्टर फॉर द शेयर्स मेंटेन करता है। शेयर्स की जो भी ट्रांसफर होगी, शेयर
शेयर्स की टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंफर्मेशन करनी होगी, लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स चाहिए होगी, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर ऑन सम स्पेसिफिक डेट चाहिए होगी। ये कंपनी मेंटेन नहीं करती, बल्कि कंपनी का अपॉइंटेड बंदा, जिसको हम इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार कहते हैं, वो कंपनी हायर करती है और वो ये तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मार्केट में ऐसी शेयर रजिस्ट्रार कंपनीज अवेलेबल हैं जिन्होंने 50-50, 100-100 कंपनियों का शेयर रजिस्ट्रार के तौर के ऊपर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो कानून ये कहता है कि शेयर रजिस्ट्रार का नाम आपने अपॉइंट करना है और अपनी तमाम मीटिंग में शेयर रजिस्ट्रार का नाम भी आपने मेंशन करना है ताकि लोग उसको अप्रोच कर सकें। पीछे हमने यहाँ पर बात की थी चेयरमैन की, तो हमने कहा चेयरमैन डायरेक्टर्स में से ही अपॉइंट होगा, 14 डेज के बाद चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा। चेयरमैन के लिए जरूरी है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना हो, इसका मतलब कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही कोई शख्स मूव किया जाएगा। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के दो डिफरेंट होते हैं। चेयरमैन की बेसिक जिम्मेदारी ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चेयरमैन के बिहाफ के ऊपर अपना रिव्यू देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और इसके अलावा चेयरमैन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बोर्ड की इफेक्टिवनेस के ऊपर भी कमेंट करके चले और इस बात को इंश्योर करे कि बोर्ड दुरुस्त तरीके के साथ, इफेक्टिव तरीके के साथ काम करे। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियों के दरमियान के अंदर एक क्लैरिटी, एक लाइन ड्रॉ करने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोनों को एक दूसरे के, उनकी डोमेन्स को सेपरेट करके रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, चेयरमैन खुद 3 साल के लिए अपॉइंट होता है और वो खुद भी रिजाइन कर सकता है, इनएलिजिबल भी हो सकता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो भी उसको निकाल सकते हैं अगर उनको ये पता चले कि चेयरमैन जो है वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने चेयरमैन की बात डिस्कस की। पिछली बात जो थी वो हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही थी, नॉट एंगेजिंग इन द कंपीटिंग बिजनेस। तो हमने कहा कि जो भी शख्स हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी बीवी या उसके माइनर बच्चे कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने ये बात क्लियर कर ली कि उसका मेजर बच्चा जो कि खुद इंडिपेंडेंट है, या उसके बहन भाई, अब्बा जी, उसके वो लोग अगर कारोबार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने कहा कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी कारोबार करेगा, कंपीटिंग तो वो कर ही नहीं सकता, अगर कोई और भी कारोबार कर रहा होगा तो उसका भी वो डिस्क्लोजर जो है वो कंपनी को इन राइटिंग देगा। यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये हमारे सामने आती है। जनाब, इन तमाम डिस्कशन के बाद हमारे पास आगे जो हमारे पास चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपना राइट रिजर्व रखता हूं। ये ऑब्जेक्टिव्स चूंकि आप लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ पूरा लेक्चर पढ़ा होता है, पूरा सेक्शन पढ़ा होता है, इनको ऑब्जेक्टिव्स को आपने घर जाके खुद से देखना होता है। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग मूव करके मुझे बताएंगे कि सर क्या है। द नेम एंड द names and the number of first directors, they are being decided by whom। तो जो बंदे कंपनी के सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हो रहे होते हैं वही डिसाइड करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो सब्सक्राइबर्स के थ्रू आ गए। बट एनी हाउ, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। इसको जाके पहले चैप्टर को तैयार करें और तैयार करने के बाद फिर बताएं कि आपको इसमें कहाँ पर कोई मसला आ रहा है। House is open for the questions जी। I can have a cup of tea and you are having the right कि इस चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन है मुझे बता दें, मैं आपके साथ वो चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एक बहुत लंबा चैप्टर है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डायरेक्टर, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें तमाम लोगों का जिक्र है। सबसे अहम इंपॉर्टेंट इसमें डायरेक्टर्स हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। कब रखा है इस चैप्टर का टेस्ट है सामने है? चलें ठीक है, अब हम तो कल नहीं ले सकते, हमारा तो आज खत्म हुआ है। अहमद साहब से कहो कि अपना टेस्ट आगे ले जाएं, तो इकट्ठे कर लेते हैं टेस्ट उसका। मंडे को इकट्ठे कर लो, पूछ लेना उन्हें को, जिशान साहब कह रहे मेरा भी चैप्टर 5 खत्म हो गया, तो फिर मंडे को हम इकट्ठे एक टेस्ट सबका रख लेते हैं। हम सर पूछ लो, आज हम लोग कर लो जरा। पूछना किसी को, किसी भी मंडे का अगर हम इसका टेस्ट रख लें खवातीन हजरात, तो आपकी तबीयत पर ग्रां तो नहीं गुजरेगा? खून कोई नहीं बोलन दिया। जब कोई ना बोले तो मशरकी लड़कों की, मतलब मशरकी लड़कियों के हिसाब से आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है। अली हरल साहब को पूछिएगा जी, अली हरल साहब। नहीं नहीं, अली हरल चीता आदमी है, कहाँ जाना उसने। असदुर रहमान जी। सर जी मंडे को रहने से, काफी लेंथी चैप्टर है, तो थर्सडे या फ्राइडे कर लेते हैं नेक्स्ट। बेटा हौसला करके चलें, मैं ये चैप्टर मैंने एक दिन में नहीं पढ़ा दिया, मैंने भी ये चैप्टर 20 दिनों में पढ़ाया है। तो अब आपने तो आज का जो लेक्चर है वही याद करके चलना है ना।
अगर आपने कभी पहले 2-1.5 हफ्ते पढ़ते वक्त याद नहीं किया तो बेटा तुम फ्राइडे तक भी याद कहाँ करोगे? तो इसलिए नहीं अंडरस्टूड नहीं सी सर बात है। किया, सर याद किया, मैं वैसे अच्छी दूसरे बात है। स्टूडेंट्स देखो के बिहाफ पे उसकी कह रहा था। नहीं स्टूडेंट के बिहाफ पे मैं आपकी बात बिल्कुल रद्द कर रहा हूँ। इतनी लंबी चीज हमने नहीं लेके चलनी, हमने आगे भी पढ़ना है। अभी चैप्टर बहुत है बेटा करने वाले, 7 एमलो के भी टेस्ट करने हैं। तो फ्राइडे को आपका टेस्ट एमलो का है, मंडे को आपका टेस्ट इस चैप्टर का है। आपके फ्राइडे के बाद आपके पास फ्राइडे की शाम है, सैटरडे है, संडे है, मंडे को भी टेस्ट कहीं शाम को होगा। 3 दिनों के अंदर आप ये चैप्टर को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर वाले दिन तो ये चैप्टर आपने आधे घंटे के अंदर रिवाइज करना है पुत्र। तो आज अगर इसको 3 दिनों में रिवाइज नहीं कर सकोगे तो फिर इसको पेपर वाले दिन आधे घंटे में कैसे करोगे? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ इसमें से। नहीं सर क्वेश्चन नहीं कोई है। क्वेश्चन नहीं है, जगाएं जी बाकी लोगों को, किसी और का क्वेश्चन पूछें जी। कर दे म्यूट असदुर रहमान को। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई बात पूछना चाहता है? अहमद साहब ने चैप्टर शुरू करा दिया अगला? हाँ जी अरसलान अनवर। सर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें सर। जो डेफिनेशन वगैरह है सर वो मतलब कि हम सेम टू सेम करने हैं हाँ जी मतलब। बिल्कुल, कंपनी लॉ की जो डेफिनेशंस और सेक्शंस में लिखी हुई डेफिनेशंस हैं वो सेम टू सेम करनी है। बाकी जो चीजें हैं उनको आप अपने लफ्जों में लिख सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होता है, किताब से हमने लफ्ज ब लफ्ज याद करना है। पेपर तक पहुंचते पहुंचते अगर उसमें 19-20 हो भी जाए तो कोई मौत नहीं पड़ चली। ओके सर। थैंक यू अरसलान। जनाब हरल साहब, अली हरल। सर अभी आधा घंटा पड़ा है, इस चैप्टर का थोड़ा सा और व्यू करवा दें सर आप। यार गल सुनो, मैं भी इंसान का बच्चा हाँ। मैं तुझे सवाल पूछो, मैं एक चैप्टर अद्धे घंटे च ओवरव्यू होने वाला हैगा। मैंने आज का जो लेक्चर है उसका तो ओवरव्यू दे दिया। मैंने तो आप लोगों को कहा तुम्हें जो समझ नहीं आता इस चैप्टर का पूछ लो। बेटा पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना कोई इतना आसान काम नहीं है। मुझे ऐसे आप मेरे मतलब के मोहब्बत और मेरे जज्बात को मत जांचें और पड़ताल करें। सवाल पूछें। पूरा चैप्टर में डायरेक्टर पैदा हुआ है, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, डायरेक्टर रिजाइन हुआ है, डायरेक्टर की डिपार्टमेंट हुई है, प्रोहिबिशन हुई है। थोड़ी बात नहीं है। हम किसी एक आधे एरिया पे तो बात कर सकते हैं आधे घंटे में, लेकिन हम आधे घंटे में पूरे चैप्टर का रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसी एरिया का पूछ लें बेटा, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आपके साथ। चलिए जी एक दफा चैप्टर शुरू से इनको घुमा देते हैं। मतलब मैं उसको रिव्यू तो नहीं कह सकूंगा, रिव्यू मेरी किताबों में कुछ और होता है। अब हर साहब ने अगर एक फरमाइश डाल दी चैप्टर के शुरू से आइएगा, मैं इनको बता देता हूँ कि ये हमने पढ़ा हुआ है। जनाब ये है जी आपका कैफ का सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। चैप्टर की स्पेलिंग है CHAPTER, और हिंसा लिखा हुआ है 1 और 3, जिसको अंग्रेजी में 13 कहते हैं। और इसका नाम हरल साहब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जी, मैनेजमेंट से मुराद कंपनी के वो लोग जिन्होंने कंपनी को चलाना है। डायरेक्टर किसे कहते हैं? जो डायरेक्टर हो उसको डायरेक्टर कहते हैं। नेचुरल पर्सन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए डायरेक्टर्स वही बन सकते हैं जो कि नेचुरल पर्सन है। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर तो बन सकती है, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए उस बंदे को जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, उसे भी किसी नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। डायरेक्टर की जो जिम्मेदारियां हैं वो शख्स खुद ही परफॉर्म करता है, किसी और शख्स को अपनी सीट असाइन नहीं कर सकता। आगे चलिएगा। ये अब उसकी हमारे पास आगे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जरूरी है कि कंपनी जो है वो उस शख्स ने जिसने अपना नाम डायरेक्टर के तौर के ऊपर आपने उसको अपॉइंट किया उसकी कंसेंट फाइल करके चले। डायरेक्टरों की तादाद जो है वो कंपनी को खुद से डिसाइड करनी पड़ती है, लेकिन मिनिमम तादाद जो है वो बता दी गई है। आगे चलिएगा। सिंगल मेंबर के लिए 1 डायरेक्टर होता है, प्राइवेट लिमिटेड में 2 होते हैं, पब्लिक अनलिस्टेड में 3 होते हैं, जबकि पब्लिक लिस्टेड में 7 होते हैं। याद रखिएगा कि ये मिनिमम तादाद है। मैक्सिमम तादाद का तयन जो है वो शेयर होल्डर्स खुद से कर सकते हैं और अपने आर्टिकल में इस क्लॉज कमेंट कर सकते हैं। हसन रजा ने हाथ खड़ा किया है और अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फर्दर रिव्यू से बाहर निकल आए। मैंने रिव्यू करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हसन ने चूंकि सवाल पूछ लिया है और हसन के सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। जी हसन।
सर ये फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में क्राइटेरिया के साथ 3 लाइन जो लिखी हुई है सर, ये इसका बता दें जरा। अब हम रिव्यू छोड़ देना, इसका मतलब अब हम क्राइटेरिया पे चले जाते हैं, आप यही कहना चाहते हैं ना? यस सर। चले जी। हरल साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने रिव्यू शुरू कर दिया था। हसन साहब ने करारदाद पेश की, आपने उसकी मुखालफत नहीं की, और उस नॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमने रिव्यू छोड़ दिया है। अब हम चले गए हैं कुछ 3 लाइनों के ऊपर। तो यार हसन तेनू काली केस गल दी सी, उधर पहुंच ही जाना था, मैंने वहां जाके पूछ लेता यार। तो एलिजिबिलिटी क्या है, इनएलिजिबिलिटी क्या है बिकम ऑफ डायरेक्टर करने के लिए? कोई भी शख्स जो माइनर है, अनसाउंड माइंडेड है, वो शख्स जो इंसॉल्वेंट है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलो, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तेरी मेहरबानी, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डायरेक्टर बन सकता। जो शख्स कोर्ट से कन्विक्टेड है, जिस शख्स को कंपनी एक्ट ने मना कर दिया है, या जिस शख्स का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के ऊपर कोर्ट ने उसको डिबार किया, तो वो 5 साल तक कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो शख्स भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कि एंटीएन होल्डर नहीं है। तावक्ते के कमीशन ने उसे कह दिया कि तुम अपनी एग्जम्पशन जो है, तुम्हें एंटीएन होल्ड होने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, कंपनी का शख्स कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कंपनी का मेंबर नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ जगहों पर मेंबर के बगैर भी एक शख्स को डायरेक्टर बनाया जा सकता है, जहां पर वो शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऐसे शख्स को जो नेचुरल पर्सन ना हो, या वो शख्स जो कंपनी का डायरेक्टर बने और वो होल टाइम एम्प्लॉय हो, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को भी डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होने की जरूरत नहीं है, या फिर क्राइटर्स या किसी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के तहत किसी शख्स को अगर हम बोर्ड पे लेके आ रहे हैं, उस शख्स का भी कंपनी के लिए मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो जनाब ये वो शराइत थी। इन एलिजिबिलिटी के अंदर उसने हमें बताया, लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा द पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अगर ये सिर्फ ये शराइत जो हैं, म्यूट कर दो सबको, ये सिर्फ जो शराइत हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि लिस्टेड कंपनी के लिए 2 शराइत डायरेक्टर के लिए और भी हैं। एक, वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर ना हो, और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ये शराइत है कि वो या उसकी स्पाउस जो है वो किसी भी ऐसी जगह पर ब्रोकरेज हाउस के अंदर काम ना कर रही हो, उनका ब्रोकरेज हाउस से इंटरेस्ट ना हो, वो उसके डायरेक्टर ऑफिसर्स ना हो। तो ये शराइत सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। एक शख्स जो है जो कि बस ठीक है हम ओके। इन एलिजिबिलिटी ऑफ बैंकरप्ट, एनी पर्सन जो कि अनडिस्चार्ज है, यानी कि इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया है, ही शैल बी लायबल टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। और अगर किसी ने झूठ बोला और वो किसी भी लिस्टेड कंपनी और किसी भी कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर बना जबकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना, और उसने हमें ये नहीं बताया था कि वो इंसॉल्वेंट है, तो उसको 2 साल की सजा या फाइन या दोनों जुर्माना हो सकता है। डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी टर्म्स कैसे होती है, उनको हम इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक पहली आपकी मीटिंग नहीं होती उस वक्त तक इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहले डायरेक्टर पहली कंपनी के एजीएम में अपॉइंट हो जाते हैं, उस वक्त फिर फर्स्ट डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे। नए डायरेक्टर्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की होती है, और 3 साल के दरमियान में अगर कभी वो अपना ऑफिस वकेट कर दें या फारिग हो जाएं, तो उनकी जगह पर आने वाला डायरेक्टर सिर्फ उनकी बाकी मतलब मानदा जो मुद्दत होती है उसको पूरा करता है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर कैसे किया जाता है? तो जनाब डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी मीटिंग के अंदर ये तो हमारा पूरा प्रोसीजर है। इसने क्वेश्चन कहाँ से किया था, कहाँ से क्वेश्चन किया था? इलेक्शन का बेटा प्रोसीजर जो है उसमें डेज के साथ है, वो पढ़ के बताने पड़ते हैं, तो ये मैं उसके ऊपर नहीं बात करूंगा। आपका क्वेश्चन था, किसी का हाथ रेस कीजिएगा, क्या क्वेश्चन था? ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड था मेरा काम है। उसने किया इतना मुंडे फिर बाद में भूल जाते यार। हसन रजा ने किया था। हाँ हाँ जी। सर ये फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में सेक्शन 162 सर उसका क्राइटेरिया है। कहाँ है? पीछे आना जरा। 160 159 आगे चलो। प्रोसीजर नहीं है मसला, आगे चलो। रिजल्ट ऑफ पोलिंग, अब ये तो इलेक्शन आ गया ना। 162 में नीचे आ गया क्राइटेरिया पूछना, ये वो पूछ रहे हो? 1.6 पूछ रहे हो सर फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 162 का बेटा? मैं भी वही criteria। बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 1.6 पूछ रहे हो, सेक्शन 162 Yes, sir. क्राइटेरिया की 3 जी, जी। लाइनें ये पूछना चाह रहे हो, जिसके मैंने स्लाइड ओपन की हुई है। वेयर अ पर्सन जी, जी। acquires the requisite shareholding to get him elected as director on the board of company, he may require the company to hold the fresh election. However, the number of directors fixed in the preceding meeting shall not be decreased. हाँ जी, क्या इसमें सवाल क्या है? ये जो सर लाइनें लिख, सवाल नहीं है सर, ये जो इसके ट्रांसलेशन कर दें।
When a person, जब एक शख्स acquires हासिल कर लेता है the requisite shareholding, उतनी मतलूबा शेयर होल्डिंग to get him elected as director, जिसके तहत अब वो डायरेक्टर बन सकता है। किसका डायरेक्टर? ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, कंपनी के बोर्ड का डायरेक्टर। तो फिर वो क्या करता है? ही मे रिक्वायर, उसका अगर दिल चाहे तो वो कह सकता है किसको? द कंपनी, कंपनी को, टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन, के वो दोबारा से इलेक्शन करवाएं। However, जनाबे वाला, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड, जो डायरेक्टर्स की तादाद फिक्स कर दी गई थी इन द प्रीसीडिंग इलेक्शन, पिछले लास्ट इलेक्शन में, शैल नॉट बी डिक्रीज, उसे कम नहीं किया जा सकता। हेलो, या तो तू डब्बा चौक के ओके दे दे सर। या मैं ना आया, समझ आ गई बात? यस। सवाल क्या है? सवाल नहीं, बस ये क्राइटेरिया के सर ये करना था बस। बेटा वो ये कहता है कि अगर तुमने कंपनी के इलेक्शन के बाद कुछ शेयर्स परचेज कर लिए हैं और उन शेयर्स की परचेज की वजह से तुम समझते हो कि अगर मेरे पास इतनी शेयर होल्डिंग हो गई है कि मैंने 25%, 30% शेयर ले लिए हैं, तो अब मैं बोर्ड को ये कहता हूं कि जनाबे वाला, मैं इतने शेयर हासिल कर चुका हुआ हूं कि मैं बोर्ड के इलेक्शन अगर कंटेस्ट करूं तो मैं किसी भी वक्त जो है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कौमी असम्बली में आ जाओ। अब कौमी असम्बली में इमरान खान साहब वजीर आजम है, किसी भी वक्त अगर अपोजिशन ये समझती है कि वो अपना वजीर आजम ला सकती है तो उनको क्या राइट है? वो अदम एतमाद की तहरीक पेश करके कहेंगे कि जी दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन से मुराद वजीर आजम के इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए, यही हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जी हमारे पास अब इतने वोट हो गए हैं, पहले नहीं थे, अब हमारे इतने वोट हो गए हैं कि हम अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो या तो हम खामोशी से बैठे रहे या फिर हम फ्रेश इलेक्शन की रिक्वेस्ट करते हैं। वो ये बात करता है। ठीक है, ओके सर। ओके, म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। हम पता नहीं किधर थे, इधर भी थे, पीछे आइएगा फिर जहां से हमने बात छोड़ी थी। मैं कहा प्रोसीजर जनाब इलेक्शन का मैंने बताया, हम यहाँ से बात कर रहे थे। तो फ्रेश इलेक्शन करने के लिए सबसे पहले डायरेक्टर्स को अपनी जनरल मीटिंग जो है उसे कन्वीन करना है, और वो इलेक्शन और ये जो मीटिंग है, ये डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है 33 दिन, इलेक्शन से 35 दिन पहले होनी चाहिए। इस मीटिंग के अंदर वो अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जब ये नंबर फिक्स हो जाएगा तो अब इसको चेंज नहीं कर सकते तावक्ते के जनरल मीटिंग से इसकी अप्रूवल लें कि उम साहब आप हमारे साथ हैं तो सफ़ा नंबर बदल दिया करें। उसके बाद जनाब वो नोटिस भिजवाएंगे कि हमने इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, और वो नोटिस चला जाएगा। नोटिस जाने के बाद तमाम शेयर होल्डर्स जो हैं वो मीटिंग से 14 दिन पहले तक अपना इंटरेस्ट बताएंगे कि मैंने डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना है। जिन जिन लोगों ने मीटिंग से 14 दिन पहले तक अपना नाम दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, उन तमाम लोगों का नाम 7 दिन पहले तमाम लोगों को, तमाम शेयर होल्डर्स को, कंटेस्टेंट्स का नाम कंपनी को भेजना जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक इंग्लिश और एक उर्दू अखबार के अंदर भी आपने उसका इश्तिहार दे के चलना है। अगर तो न जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट करने थे उतने ही लोगों ने अपने नाम दिए हैं, फिर तो भाईजान मुबारक हो, आपके डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके लोगों के तादाद ज्यादा है, डायरेक्टर्स कम हैं, तो फिर उनको वोट देने पड़ेंगे। हर बंदे को कितना वोट होगा, उसका जो वोट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये उसके वोट होंगे। वो चाहे तो ये सारे वोट एक शख्स को दे दे, वो चाहे तो ये सारे वोट जो है लोगों में तकसीम करके दे दे, ये उसकी डिस्क्रिशन है। उसके बाद पोलिंग होगी, पोलिंग में जिसको सबसे हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, फिर अगला हाईएस्ट, फिर अगला हाईएस्ट। तो जितने आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हाईएस्ट की तरतीब के हिसाब से उनको डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाएगा। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि किसी भी डायरेक्टर को जिसको हाईएस्ट वोट मिले थे, वो दूसरे डायरेक्टर जिसको सबसे कम वोट मिले थे और वो डायरेक्टर बन गया था, उनके राइट और उनकी लायबिलिटीज में और उनकी फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं है। वंस डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, ही इज बीइंग अपॉइंटेड। उसके बाद शेयर कैपिटल, वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता गारंटी लिमिटेड, उसके लिए क्या कहता है? उसके लिए कहता है कि उसने अपना इलेक्शन जो है वो खुद से उसका प्रोसीजर बताना है। लेकिन वो तमाम कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल है, चाहे वो गारंटी लिमिटेड हो चाहे वो शेयर लिमिटेड हो, उनका प्रोसीजर आपको बता दिया गया। नॉमिनी डायरेक्टर जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर लेके आए जा सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट क्राइटेरिया भी ला सकते हैं, जिसके लिए शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही वो गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट जो हैं वो भी अपने अपने डायरेक्टर्स जो हैं उनको लेके आ सकती हैं, उनको बोर्ड पे दे सकती हैं। उसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट या ये बॉडी कॉर्पोरेट्स जो कि आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, और डायरेक्टर बनने के लिए ज़रूरी होता है कि वो शख्स जो है वो नेचुरल पर्सन हो। यहाँ पर उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि अगर आपने अपना बंदा नॉमिनेट कर दिया तो जो बंदा उस नॉमिनेट करना था
उस नॉमिनेट करने के बाद अब जो आपके प्रोरेटा वोट्स हैं उन वोट्स की हद तक अब आप अपनी जनरल इलेक्शन के अंदर अपनी वोटिंग कास्ट नहीं कर सकते। प्रोरेटा वोट्स जो कि आपने इस्तेमाल करके अपना डायरेक्टर अपॉइंट करवा लिया है, अगर उन प्रोरेटा वोट्स के अलावा आपके पास कोई एडिशनल वोट्स हैं तो उनको आप एक आम वोटर की तरह अपने बाकी इलेक्शन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। फ्रेश पीछे हले फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बता दिया। आगे चलिएगा। टाइम लिमिटेड प्रोसीजर, जब भी बोर्ड को ये जो अगर किसी के पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएं कि वो ये कहना चाहता हो कि मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करें, मेरे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं, तो 30 दिनों के अंदर अंदर उनको ये फ्रेश डायरेक्टर्स जो हैं ये अपॉइंट करने पड़ेंगे। लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि वो फ्रेश इलेक्शन के लिए कमीशन के पास जाए और जो मेथड, जो डेट, जो टाइमलाइन कमीशन दे उसके मुताबिक ये काम करके चले। पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन इनवैलिड, अगर इलेक्शन हुआ और 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स ने 1 माह के अंदर अंदर कितना टाइम है इसका, आगे चलना जरा, उन्होंने हाँ 1 माह के अंदर अंदर उस इलेक्शन को कंटेस्ट कर दिया, तो फिर इस बेस पर कंटेस्ट किया कि जनाब ये इलेक्शन दुरुस्त तरीके से कन्वीन नहीं हुए थे, कंपनी ने शायद नोटिस नहीं दिया था, कंपनी ने शायद नोटिस प्रॉपर नहीं दिया था, या शायद बहुत सारे मेंबर्स ये कहते हैं कि जानबूझ के वो नोटिस हम तक नहीं पहुंचाया गया, हमसे मटेरियल फैक्ट छुपाए गए, या कोई भी वजह जिसके ऊपर इल्जाम लगाना है, तो वो इलेक्शन जो है कोर्ट जो है अगर चाहे 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है और वो उस इलेक्शन को इनवैलिड करार दे सकती है। डायरेक्टर्स का जो किया हुआ काम होगा अगर उनको इनवैलिड कर भी दिया गया तो जब तक ये काम चलता है, जब तक कोर्ट उनको डिक्लेयर नहीं करती, उनके किए हुए एक्शंस कंपनी के लिए बाइंडिंग होंगे। आगे चलिएगा। अगर कभी डायरेक्टर अपना ऑफिस छोड़ जाता है तो फिर उसकी कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी और उसकी जगह पर नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, और नया डायरेक्टर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो फिर बकाया ईमानदार अपने जो टाइम है उसको पूरा करके चलेगा। इफ़ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इज इक्वल टू और अबव द मिनिमम डायरेक्टर, तो फिर कैजुअल वैकेंसी होने के बावजूद भी वो कंपनी अपना काम कर सकती है। लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से हमारा मतलब अगर 4 डायरेक्टर थे प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मिनिमम तो 2 हैं, अगर एक डायरेक्टर नठ भी गया, छट भी गया, तो फिर भी हमारे पास 3 है, तो कोई फिर भी हम कंपनी अपना काम कन्वीन कर सकती है। लेकिन अगर हमारे डायरेक्टर ही लिस्टेड कंपनी के लिए 3 थे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 थे, हमने 3 ही अपॉइंट किए थे, एक चला गया, तो फिर बड़ा मसला पड़ जाएगा। चूंकि अब हमारे मिनिमम डायरेक्टर्स 2 हैं, तो जब तक डायरेक्टर्स हमारे पूरे नहीं होंगे हम काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी में लेकिन ये शर्त ऐसे नहीं होती। लिस्टेड कंपनी में चाहे तादाद ज्यादा भी हो तो ये कंपनी पर लाजम है कि 90 दिन के अंदर अंदर अपनी कैजुअल वैकेंसी फिल करे। अगर वो फिल नहीं करेंगे तो फिर कमीशन बीच में कूद पड़ेगा। आगे चलिएगा जनाब, आगे चलिएगा। मैं केस दोस्तों नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा। डायरेक्टर को रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने के लिए बड़ा आसान तरीकाकार ये है कि अगर तो डायरेक्टर आपका इलेक्शन के थ्रू आया था तो फिर प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, अगर उतने प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेयर जिससे एक डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है आपकी करारदाद की मुखालफत में आ गए तो फिर आपकी करारदाद टू रिमूव द डायरेक्टर खत्म हो जाएगी। अगर आपने डायरेक्टर इलेक्शन से लेकर आए थे तो उतने नंबर ऑफ शेयर जो कि लास्ट टाइम सबसे कम शेयर होल्डर, सबसे कम वोटों वाले डायरेक्टर को मिले थे, अगर उतने नंबर ऑफ शेयर आपकी करारदाद की मुखालफत में आ गए टू रिमूव द डायरेक्टर, तो आपकी ये करारदाद खारिज हो जाएगी। और अगर नहीं आ सके तो फिर इसका मतलब कि आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हम साहब बैठे हुए हैं, डायरेक्टर को रिमूव करना हो तो चाहे वो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, पीछे आना, चाहे वो डायरेक्टर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, सबके लिए एक ही शिक है। पूरे लॉ के अंदर सेक्शन 163 एक ही सेक्शन है जो कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का है। यहाँ पे डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए बिला तखसीस, बिला रंग, बिला नस्ल एक सेक्शन दिया गया है। ये मेरी बात किसी जमाने में आपको मॉड्यूल ई, मॉड्यूल एफ फाइनल स्टेज के ऊपर काम दे के चलेगी। आगे चलिएगा। हाँ जी जनाब, डायरेक्टर का ऑफिस वकेट भी हो जाया करता है अगर डायरेक्टर साहब जो हैं वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल ना रहें। हम पीछे शराइत पढ़ के आए हैं, या वो 3 मीटिंग्स में से अपने आप को एब्सेंट कर ले बगैर छुट्टी लिए हुए, या डायरेक्टर जो है वो लोन ले ले कंपनी से बगैर पूछे हुए, या बगैर कंपनीज की एक्ट के मुताबिक जो हमने मेथड्स बताए थे, या वो पार्टनरशिप फर्म में आ जाए और एनी प्राइवेट कंपनी ही हिज पार्टनरशिप फर्म इन विच इज अ पार्टनर और एनी प्राइवेट कंपनी इन विच इज अ डायरेक्टर एक्सेप्ट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो कोई प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ले लेता है तो अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव या टेक्निकल एडवाइजर, वो ऐसा भी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लेता है जो कि कंपनी से पूछने की जरूरत थी और उसने कंपनी से नहीं पूछा, तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं ये उसके ऑफिस को वेकेट कर देंगी और वो अपने ऑफिस में आपसे डायरेक्टर नहीं माना जाएगा।
वेकेशन ऑफ ऑफिस सेक्शन 171। अक्यूम साहब आगे चलिएगा, मैं सिर्फ एक दो बातें और बताऊंगा। पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, अब ये लंबी बात हो जाएगी, आगे चले में जहाँ कोई अहम सेक्शन आएगा और ये करते जाओ, आगे करते जाओ। पावर्स हैं बोर्ड की, ड्यूटीज हैं बोर्ड की, उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड की ड्यूटी है कि अच्छे बच्चों की तरह काम करना है। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अपनी जाती नफ़े के ऊपर काम नहीं करके चलना, कंपनी के साथ जाती नहीं करनी। इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की यहाँ पे तखसीस आ गई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। याद रखिएगा टेक्निकली तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो नौयत है वो एक ही जैसी है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किसी किस्म का कंपनी के साथ कोई शेयर, कोई नफा, कोई प्रॉफिट, कोई डिविडेंड का कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के साथ शेयर, नफा को ताल्लुक हो सकता है। सिर्फ उसके लिए बार ये है कि वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो सकता, और आपने जब अपना चेयरमैन चुनना है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ही चुनना होता है। आगे चलिएगा। बोर्ड की प्रोसीडिंग्स, बोर्ड कैसे काम करता है, उसके लिए कोरम जरूरी होता है, और कोरम के लिए 1/3 ऑफ दी मेंबर्स या 4 विच इज ग्रेटर। हमने उसकी पूरी की डिस्कशन कर ली हुई है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कभी डायरेक्टर्स में से उनकी तादाद की इतने लोग मर जाते हैं कि अब वो कोरम पूरा नहीं कर सकते, तो फिर तमाम लोगों की मौजूदगी के साथ ही कोरम जो है वो पूरा होगा। तो फिर डायरेक्टर्स को कम से कम साल के अंदर हर क्वार्टर में एक दफ़ा मिलना ज़रूरी है। अब वो अपने रेजोल्यूशंस को सर्कुलेशन के थ्रू भी मूव कर सकते हैं, फिजिकल भी मूव कर सकते हैं। अगर सर्कुलेशन से मूव करवाया, जो पहली मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तमाम पिछले किए हुए कामों को रेटिफाई करना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स रखना जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का उनके रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। आगे चलो, ये जेली सेक्शंस हैं। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन हमने बता दी थी, और सादा कार मैंने लफ्ज़ पढ़न दे। रेम्यूनरेशन, हाँ जी, डायरेक्टर्स को अब मीटिंग अटेंड करने की रेम्यूनरेशन मिल सकती है, लेकिन ये रेम्यूनरेशन जो होगी कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करके चलेगा। एक्स्ट्रा सर्विसेज के पैसे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसी वक्त जब वो कंपनीज के आर्टिकल में प्रोवाइड किए हुए हों। इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट साइन नहीं कर सकता जब तक कि बोर्ड जनरल मीटिंग से उसकी अप्रूवल ना हो जाए। याद रखिएगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर से बना दिया है कि अगर वो शख्स पाकिस्तान से बाहर 90 दिनों के लिए जा रहा है तो फिर वो अपने ऑफिस को इस बात को इंटीमेट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस शख्स को जो कि 90 दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसके बजाय एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए वो तमाम क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है जो कि एक नॉर्मल डायरेक्टर के लिए होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 90 दिनों के लिए उस एब्सेंस की 90 या उससे ज्यादा मुद्दत के लिए उस शख्स की एब्सेंस के अंदर उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। जैसे ही वो डायरेक्टर वापस आएगा, उसी तरीके के साथ वो जो पुराना डायरेक्टर जो था वो वापस अपने ऑफिस को ले लेगा, और 90 डेज वाला डायरेक्टर जो है वो अपना ऑफिस छोड़ देगा। जनाब, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो नहीं कर सकते हैं, ये हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आगे चलिएगा। जाहिर सी बात है, लोन टू डायरेक्टर नहीं दिया जा सकता, अगर देना है तो उसकी हमारे पे शराइत है। लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरत है कमीशन की अप्रूवल, और बाकी के लिए जरूरत है कि आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होकर चले जनाब। लेकिन अगर आप एक लोन दे रहे हैं किसी डायरेक्टर को, बट वो आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है कि आप बैंक हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है। किसी पोलिटिकल पार्टी में, जिस रहमत साहब कह देते हैं आई PTI आई, या कोई बंदा और कह देता है वोट को इज्जत दो भाईजान, कोई भी कंपनी यह वाला काम नहीं कर सकती। अगर उसने ये काम किया तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। गिफ्ट जो है वो नहीं दिए जा सकते। अगर कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो बताएगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, और उसका डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा। अगर उसने डिस्क्लोजर ना दिया तो फिर उसकी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो वैलिड हो जाएंगी। डिस्क्लोजर कब देना है, जैसे ही पता चलेगा डायरेक्टर को कि वो इस काम में इंटरेस्टेड है, तो अपनी पहली ही मीटिंग के अंदर, पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर, और वो अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वो देकर अपने आप को मुक्ति कर लेगा। आगे चलिएगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है, जब भी वो मौका जहां पर वो इंटरेस्टेड था उसकी मीटिंग आएगी तो ना उस मीटिंग में बैठेगा, ना उसका वोट करके चलेगा, और बाकी मेंबर्स जो होंगे वो उसको अप्रूव करेंगे। उस डायरेक्टर का वहां पर बैठने की जरूरत नहीं बनती, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है और वो वहां पर शायद अपना बेहतर डिसीजन ना कर सके। आगे चलिएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस मैंने बताई हुई हैं, वो एक्सेप्शंस आप लोगों के साथ हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ऑफिसर, बाकी भी ऑफिसर जो अदर देन डायरेक्टर हैं वो भी जहां पर भी कोई डिस्क्लोजर उनका इंटरेस्ट आता है तो उनकी जरूरत है कि वो अपना नेचर और अपना एक्सटेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो बोर्ड को बताएं और उसकी अप्रूवल लें, फिर उसके बाद वो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होकर चलें। और हम पहुंच गए चीफ एग्जीक्यूटिव तक। मुबारक हो। आइएगा जनाब, दोबारा से हरल साहब ने हमसे जो फरमाइश की थी, हरल साहब को दोबारा लाइन पे लीजिएगा। अब अगर हरल यहाँ पर ग्रुप छोड़ के जा चुका हुआ तो मैं इसके जूतियां मारूंगा। मुझसे पूरा 20 मिनट की इसने मुझसे दोबारा से रिवीजन करवाई है। हरल साहब, बात समझ आ गई है? यस सर, शुक्रिया सर। हरल, तू बहुत कमीना इंसान है, बहुत बड़ा कमीना इंसान है।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਦਾ ਲੁੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ करके ਆ पूरा चैप्टर तेरे को इतना ही पूरा सुनना है, मैं पूरा सुनाया है। गॉट इट? तो इसलिए मैं तेरी फरमाइश पूरी की है। अब ये याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह ताला हम अगले चैप्टर में आप लोगों के साथ बैठेंगे। अगला चैप्टर जो है मैनेजमेंट के बाद वो भी बहुत ही अहम है और वो कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड है। जो कंपनी की जनरल मीटिंग्स, कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये तमाम मीटिंग्स कैसे होती हैं, शराइत क्या हैं, कैसे कन्वीन की जाती हैं। जिंदगी रही तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला कल मीटिंग से बात आगे लेके चलेंगे।